हेलो नमस्कार साथियों, विश्रांत एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम करेंगे मौर्य साम्राज्य यानी मौर्य साम्राज्य में जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो हम टेस्ट सीरीज के माध्यम से हल करते हुए आगे बढ़ेंगे। यानी आज हम बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद बिंदुसार है, उसके बाद आगे जो भी मौर्य सम्राट आए हैं, हमारे भारत के महान राजा हैं, उनके बारे में बात करते हुए टेस्ट सीरीज के माध्यम से जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। दर्ज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, हर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। सिलेबस के आधार पर मौर्य साम्राज्य हमारे सिलेबस में आता है, तो एक प्रश्न है जो मौर्य सम्राट का हमेशा आता है। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रश्न तो लगभग 100% आता ही है। विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य कौन से महान राजा थे? भारत के महान राजा थे। इन्होंने लगभग बहुत ज्यादा यानी भारत से बाहर भी अपना साम्राज्य फैला लिया था। इसका बात करेंगे, हम पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे बात करेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था। यानी पहला प्रश्न है विद्यार्थियों कि चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था। तो जन्म कब हुआ था? 340 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था। कब हुआ था? 340 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। यानी 340 ईस्वी पूर्व में इनका जन्म हुआ था। विद्यार्थियों, ये भी ध्यान रखना है कब हुआ था। 340 ईस्वी पूर्व में मौर्य साम्राज्य यानी मौर्य सम्राट है चंद्रगुप्त मौर्य, इनका जन्म होता है। ओके मित्रों, दूसरा प्रश्न हमारा है कि चंद्रगुप्त मौर्य को यूनानी साहित्य में किस नाम से जाना जाता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य को यूनानी साहित्य में किस नाम से जाना जाता है? तो सेंड्रोकोट्स नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? सेंड्रोकोट्स और एंड्रोकोट्स नाम से। सेंड्रोकोट्स और एंड्रोकोट्स नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? एक तो जाना जाता है सेंड्रोकोट्स और एक नाम है इसका एंड्रोकोट्स। क्या है? एंड्रोकोट्स। यानी इन दो नामों से जाना जाता है। क्या क्या नाम है? सेंड्रोकोट्स और एंड्रोकोट्स। सेंड्रोकोट्स किसने कहा? सेंड्रोकोट्स स्ट्रेबो और जस्टिन ने इसको सेंड्रोकोट्स कहा। किसने कहा? स्ट्रेबो और जस्टिन ने इसको चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा? सेंड्रोकोट्स कहा। किसने? यानी स्ट्रेबो और जस्टिन ने। किसने कहा? स्ट्रेबो और जस्टिन ने इसको क्या कहा? सेंड्रोकोट्स कहा। और एंड्रोकोट्स किसने कहा? प्लूटार्क और एरियन ने इसको एंड्रोकोट्स कहा। किसने? प्लूटार्क और एरियन ने। प्लूटार्क और एवं एरियन ने कहा। यानी चंद्रगुप्त मौर्य को हमारा प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य को यूनानी साहित्य में किस नाम से जाना जाता है? तो सेंड्रोकोट्स और एंड्रोकोट्स नाम से जाना जाता है। सेंड्रोकोट्स किसने कहा? स्ट्रेबो व जस्टिन ने कहा। और प्लूकोट्स किसने कहा? यानी एंड्रोकोट्स किसने कहा? प्लूटार्क व एरियन ने कहा। तो हमारा आंसर है सेंड्रोकोट्स और एंड्रोकोट्स नाम से जाना जाता है। ये भी ध्यान रखना है मित्रों। तीसरा प्रश्न है, सिकंदर का सेनापति कौन था जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया? यानी सिकंदर का सेनापति कौन था जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया? कौन था? तो सेल्यूकस निकेटर था। सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था। कौन था? सेल्यूकस निकेटर था। सेल्यूकस निकेटर यानी सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था। कब किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईस्वी में इनको हराया था। कब? यानी 305 ईस्वी पूर्व इनको हराया।
किसने हराया? चंद्रगुप्त मौर्य ने इनको हराया था, इसलिए भारत का इसे मुक्तिदाता कहा जाता है। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को, यानी चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है। यहां लिख लेते हैं, यानी चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। मुक्तिदाता भी कहा जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, यानी कौन सा भारत का ऐसा सम्राट है जिसे भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य है, यानी सीएम चंद्रगुप्त मौर्य है। ये हमारा आंसर है। यानी पहला प्रश्न किया चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब होता है? तो 340 ईस्वी पूर्व में होता है। और चंद्रगुप्त मौर्य को यूनानी साहित्य में किस नाम से जाना जाता है? तो सेंड्रोपोर्स और एंड्रोपोर्स नाम से जाना जाता है। सेंड्रोपोर्स रेगोवेल जस्टिन ने कहा था, और एंड्रोपोर्स किसने कहा था? प्लूटार्क और एरियल ने कहा था। ये भी ध्यान रखना है। तीसरा प्रश्न था सिकंदर का सेनापति कौन था जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया? तो सेल्यूकस निकेटर था, इसको 305 ईस्वी पूर्व में पराजित किया था। ये भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न विद्यार्थियों, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था जिसको चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया? यानी प्रश्न बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था जिसको चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा? तो कौन था? मेगस्थनीज था। कौन था विद्यार्थियों? मेगस्थनीज था। यह हमें ध्यान रखना है, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। ये हमें ध्यान रखना है। इसने अपनी यात्रा का विवरण किसने लिखा है? मेगस्थनीज ने। यानी मेगस्थनीज की क्या है? ग्रंथ कौन सा है? इसे इंडिका है। यानी इसने अपनी यात्रा का वृत्तांत किसमें लिखा है? तो इंडिका में लिखा है। यानी मेगस्थनीज ने अपनी यात्रा का वृत्तांत किसमें लिखा है? यानी इंडिका में लिखा है। ये भी ध्यान रखना है। इंडिका किसकी है? यानी मेगस्थनीज का ग्रंथ है। ये भी ध्यान रखना है कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था जिसको चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा? मेगस्थनीज था। यानी मेगस्थनीज कौन? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। प्रश्न पूछा जाता है कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था? तो मेगस्थनीज था। इसको चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया। किसके द्वारा? सेल्यूकस निकेटर के द्वारा भेजा गया। ये भी ध्यान रखना है। पांचवा प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में किसके कहने पर जैन धर्म को अपनाया? यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में किसके कहने पर जैन धर्म अपनाया? यानी अंतिम समय में इसने जैन धर्म अपनाया, किसके कहने पर? तो जैन भिक्षु थे भद्रबाहु, उसके कहने पर इसने जैन धर्म अपनाया था। यानी किसके कहने पर अंतिम समय में जैन धर्म अपनाया? तो भद्रबाहु के कहने पर। यानी जैन भिक्षु भद्रबाहु, यानी जैन भिक्षु भद्रबाहु के कहने पर इन्होंने क्या है? जैन धर्म अपनाया था। ये हमें ध्यान रखना है। यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में किसके कहने पर जैन धर्म अपनाया? तो जैन भिक्षु भद्रबाहु के कहने पर इसने जैन धर्म अपनाया। ये हमें ध्यान रखना है विद्यार्थियों। इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। और छठा प्रश्न हमारा है, यह किसने कहा था कि चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य ने भारत की उस वैज्ञानिक सीमा को पार कर लिया है जिसे पाने के लिए महान मुगल तड़पते रहे तथा अंग्रेज आही बढ़ते रहे? यानी ये पूछा है कि यह किसने कहा था? ये कथन है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, यानी इंपॉर्टेंट कथन है कि यह किसने कहा था कि चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य ने भारत की उस वैज्ञानिक सीमा को पार कर लिया था जिसे पाने के लिए महान मुगल तड़पते रहे तथा अंग्रेज
आहीन बढ़ते रहे। तो यह किसने कहा था? तो विसेंट सिमथ ने कहा था। किसने कहा था? विसेंट सिमथ ने कहा था। ये भी ध्यान रखना है, किसने कहा? यानी विसेंट सिमथ ने कहा था। ये हमें ध्यान रखना है, किसने कहा था? विसेंट सिमथ ने कहा था। ये हमें ध्यान रखना है। यानी चंद्रगुप्त मौर्य पहला सम्राट था, चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने क्या है? दक्षिणी भारत को जीता था। यानी चंद्रगुप्त मौर्य भारत का पहला सम्राट था जिसने दक्षिणी भारत को जीता था। यानी चंद्रगुप्त मौर्य भारत का चंद्रगुप्त मौर्य भारत का पहला सम्राट था, भारत का प्रथम सम्राट जिसने दक्षिणी भारत को जीता, दक्षिणी भारत को जीता। चंद्रगुप्त मौर्य भारत का प्रथम सम्राट था जिसने दक्षिण भारत को जीता। इसकी जानकारी हमें एहनानुर और मुन्नानुर ग्रंथ में मिलती है। इसकी जानकारी किस में मिलती है? एहनानुर और मुन्नानुर ग्रंथ है उसके अंदर जानकारी मिलती है। यह जानकारी किस में मिलती है? यानी जानकारी मिलती है, यह जानकारी मिलती है एहनानुर और मुन्नानुर ये ग्रंथ है। इस ग्रंथों में जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य भारत का प्रथम सम्राट था जिसने दक्षिणी भारत को दक्षिणी भारत को जीता था। ये हमें ध्यान रखना है, दक्षिणी भारत को जीता। ये हमें ध्यान रखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य भारत का पहला सम्राट था जिसने क्या है? दक्षिणी भारत को जीता। यह जानकारी मिलती है एहनानुर और मुन्नानुर ग्रंथ में मिलती है। ये हमें ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है 7वां हमारा, गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में सुदर्शन झील का निर्माण किसके द्वारा किया गया? यानी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछे, हर एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में सुदर्शन झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा करवाया गया, पुष्यगुप्त वैश्य के नेतृत्व में करवाया गया। यानी किसके द्वारा करवाया गया? यानी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा पुष्यगुप्त वैश्य के नेतृत्व में करवाया गया। यानी चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा करवाया गया। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसके नेतृत्व में? पुष्यगुप्त वैश्य के नेतृत्व में करवाया। ये भी यानी पुष्यगुप्त के नेतृत्व में करवाया गया। ये भी ध्यान रखना है कि गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में सुदर्शन झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था, पुष्यगुप्त के नेतृत्व में करवाया। ये हमें ध्यान रखना है विद्यार्थियों। आगे हमारा अगला प्रश्न है, यानी इसका उल्लेख किसमें है? इसका उल्लेख है जूनागढ़ के रुद्रदामन के अभिलेख में है। यानी इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? यानी जूनागढ़ के रुद्रदामन अभिलेख में, रुद्रदामन अभिलेख में हमें जानकारी मिलती है। यानी ये कह रहा है कि गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में सुदर्शन झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था, पुष्यगुप्त के नेतृत्व में करवाया। इसका उल्लेख मिलता है जूनागढ़ के रुद्रदामन अभिलेख में मिलता है। यानी यह जानकारी हमें कहाँ मिलती है कि पुष्यगुप्त के नेतृत्व में करवाया गया, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में मिलती है। ये ध्यान रखना है। तो विद्यार्थियों आगे हमारा प्रश्न है 8वां कि मौर्य वंश का कौन सा शासक था जिसने अकाल से निपटने हेतु अन्नागार स्थापित किया था? यानी अन्नागार स्थापित किया था। यानी बहुत ज्यादा 12 वर्षों का लगभग अकाल पड़ा था जिस समय चंद्रगुप्त मौर्य भारत का सम्राट था।
तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री व मुख्य यानी मौर्य साम्राज्य का वंश का कौन सा शासक था जिसने अकाल से निपटने हेतु अन्नागार स्थापित किया? तो किसने किया था? यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने अन्नागार स्थापित किया था। यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने अन्नागार स्थापित किया। क्या किया? अन्नागार। यानी 12 वर्षों का अकाल पड़ा था। यानी 12 वर्षों का अकाल था, 12 वर्षों का अकाल पड़ा था, ये भी ध्यान रखना है। इस समय क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य ने अन्नागार स्थापित किया था। तो विद्यार्थियों अगला प्रश्न है हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य यानी चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री व मुख्य परामर्शदाता कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री व मुख्य परामर्शदाता कौन था? कौटिल्य था। कौटिल्य या इसका नाम था चाणक्य या इसका नाम था विष्णुदत्त नाम था। कौन था? कौटिल्य या चाणक्य या फिर इसका नाम था विष्णुगुप्त। कौन था? विष्णुगुप्त इनका अन्य नाम था, ये भी ध्यान रखना है। यानी ये कौन थे? कौटिल्य चाणक्य कौन थे? ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। कौन थे? यानी सीएम के गुरु थे। यानी चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। यानी सीएम यानी शॉर्ट नाम है इनका। जैसे हम बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य यानी सीएम चंद्रगुप्त मौर्य। यानी ये यहाँ क्या है? कौटिल्य चाणक्य और विष्णुगुप्त कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। ये भी ध्यान रखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री भी थे और मुख्य परामर्शदाता भी थे। ये भी ध्यान रखना। कौन थे? कौटिल्य चाणक्य विष्णुगुप्त, इसके ये 3 नाम हैं और ये सीएम के यानी चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। ये भी ध्यान रखना है। तो अगला प्रश्न है हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय किसके साथ व कहां व्यतीत किया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहां व किसके साथ व्यतीत किया? तो किसके साथ व्यतीत किया? यानी भद्रबाहु के साथ व्यतीत किया था। कहां? सवर्ण बेलगोला में। यानी भद्रबाहु के साथ व्यतीत किया था। भद्रबाहु के साथ यानी के साथ कहां व्यतीत किया था? यानी स्वर्ण बेलगोला में व्यतीत किया था। स्वर्ण बेलगोला में व्यतीत किया था। ये भी ध्यान रखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय किसके साथ में कहां व्यतीत किया था? तो भद्रबाहु के साथ व्यतीत किया था। कहां किया था? स्वर्ण बेलगोला में व्यतीत किया था। ये भी ध्यान रखना है। 11वां प्रश्न है कि भारत का इतिहास लिखने वाला प्रथम विदेशी इतिहासकार कौन था? यानी भारत का इतिहास लिखने वाला प्रथम विदेशी इतिहासकार कौन था? तो विदेशी इतिहासकार था मेगस्थनीज था। विद्यार्थियों ये भी ध्यान रखना है। कौन था? मेगस्थनीज भारत का इतिहास लिखने वाला प्रथम इतिहासकार था। यानी इसने पाटलिपुत्र का आकार है वो समानांतर चतुर्भुज के समान बताया था। किसने? मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र का आकार समानांतर चतुर्भुज के समान बताया। समानांतर चतुर्भुज के समान बताया। किसने? यानी मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र का आकार समानांतर चतुर्भुज के समान बताया। ये भी ध्यान रखना है। यानी पाटलिपुत्र है ये भारत का सबसे बड़ा राज्य था। यानी पाटलिपुत्र भारत का सबसे बड़ा राज्य था। इस समय भारत का सबसे बड़ा राज्य था। सबसे बड़ा राज्य था। यानी किसके समय? चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत का इतिहास लिखने वाला प्रथम इतिहासकार कौन था? मेगस्थनीज था। यानी
पाटलिपुत्र का आकार इसने क्या बताया, समानांतर चतुर्भुज के समान बताया और भारत का सबसे बड़ा राजा था। ये पाटलिपुत्र है, ये चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी थी। पाटलिपुत्र थी ये चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी थी, यानी चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी थी। कौन सी, यानी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र है ये चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी थी। ये भी हमें ध्यान रखना है, जो गंगा व सोन नदी के किनारे स्थित थी। कहां थी, गंगा व सोन नदी के किनारे थी, यानी पाटलिपुत्र। यहां लिख लेते हैं पाटलिपुत्र, यानी पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र यानी सीएम की राजधानी थी। और यह कौन सी नदी के किनारे थी, गंगा व सोन नदी के किनारे, गंगा व सोन नदी के किनारे थी। ये भी ध्यान रखना है। पहला प्रश्न था चंद्रगुप्त मौर्य का कि चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ, तो 340 ईस्वी पूर्व में हुआ, यानी चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य को यूनानी साहित्य में किस नाम से जाना जाता है, तो सेंड्रोपोड्स और एंड्रोपोड्स नाम से जाना जाता है। सेंड्रोपोड्स किसने कहा, स्ट्रेबो व जस्टिन ने कहा था, और एंड्रोपोड्स प्लूटार्क व एलियन ने कहा। तीसरा प्रश्न था सिकंदर का सेनापति कौन था जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया, तो पराजित कौन था, सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया 305 ईस्वी में, इनको हराया था। ये भी ध्यान रखना है। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था जिसको चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा, तो मेगस्थनीज था। मेगस्थनीज ने अपनी यात्रा का वृत्तांत इंडिका पुस्तक में लिखा। चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम समय में किसके कहने पर जैन धर्म को अपनाया, तो जैन भिक्षु भद्रभाव के कहने पर इन्होंने अंतिम समय में जैन धर्म अपनाया। यह किसने कहा था कि चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य ने भारत की उस वैज्ञानिक सीमा को पार कर लिया था जिसे पाने के लिए महान मुगल तड़पते रहे तथा अंग्रेज आहें भरते रहे, तो विसेंट स्मिथ ने कहा था। और चंद्रगुप्त मौर्य भारत का प्रथम सम्राट था जिसने दक्षिणी भारत को जीता। यह जानकारी हमें अहनानुर और मुगनानुर ग्रंथ में मिलती है। सातवां प्रश्न था गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में सुदर्शन झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया। पुष्यगुप्त के देख रेख में करवाया गया। इसका उल्लेख मिलता है जूनागढ़ के रुद्रदामन अभिलेख में मिलता है। मौर्य वंश का कौन सा शासक था जिसने अकाल से निपटने हेतु अन्नागार स्थापित किया, चंद्रगुप्त मौर्य था। इनके समय में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, यहाँ अन्नागार स्थापित किया। अपनी जनता को बचाने के लिए भूखमरी से अन्नागार स्थापित करने वाले पहले भारत के राजा थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय किसके साथ व कहां बिताया, भद्रभाव के साथ, यानी श्रवणबेलगोला में बिताया था। और भारत का इतिहास लिखने वाला प्रथम विदेशी इतिहासकार कौन था, तो मेगस्थनीज था। भारत का इतिहास लिखने वाला प्रथम विदेशी इतिहासकार कौन था, मेगस्थनीज था। इसने पाटलिपुत्र का आकार यानी समानांतर चतुर्भुज के समान बताया। जो पाटलिपुत्र है चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी थी और यह भारत का सबसे बड़ा नगर था। ओके मित्रों, ये भी हमें ध्यान रखना है। और यह गंगा व सोन नदी के किनारे स्थित है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। 12वां प्रश्न है सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह किसके साथ किया, तो सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह किसके साथ किया, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया था। किसके साथ, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया था। यानी क्यों किया कि सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के साथ झेलम नदी के किनारे 305 ईस्वी में एक युद्ध हुआ था। उसमें सेल्यूकस निकेटर की हार हुई थी, यानी ये पराजित हो गए थे। पराजित होने के बाद क्या हुआ, एक समझौता करते हैं। कौन कौन, सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य। इन्होंने समझौता करने के बाद क्या करते हैं ये कि सेल्यूकस निकेटर तो अपनी पुत्री का विवाह जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर देता है
और चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया कि इनको 500 हाथी उपहार में दिए थे। क्यों दिए थे? क्योंकि सेल्यूकस निकेटर ने अपने साम्राज्य के काबुल, हेरात, बलूचिस्तान, कंधार जैसे राज्य चंद्रगुप्त मौर्य को सौंपे थे। इसके बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार में दिए थे। ये भी हमें ध्यान रखना है विद्यार्थियों। अगला प्रश्न, यानी यहां नोट कर लेते हैं कि सेल्यूकस को सीएम ने यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी उपहार में दिए थे। उपहार में दिए थे, ये हमें ध्यान रखना है। म्यूर मौर्यों का राज चिन्ह था, यानी म्यूर है जो मौर्यों का राज चिन्ह था। इसको सर्वप्रथम ग्रूनवेडल महोदय ने कौन से स्तंभ लेख पर देखा? यानी म्यूर है जो मौर्यों का राज चिन्ह था, इसको सर्वप्रथम ग्रूनवेडल महोदय ने कौन से स्तंभ लेख पर देखा? तो कौन से स्तंभ लेख पर देखा? यानी लोरिया नंदगढ़ स्तंभ लेख पर देखा गया। कहां? लोरिया नंदगढ़, लोरिया नंदगढ़ अभिलेख पर, स्तंभ लेख पर देखा गया। लोरिया नंदगढ़ स्तंभ लेख पर देखा गया। कहां देखा गया? म्यूर मौर्यों का राज चिन्ह था, इसको सर्वप्रथम ग्रूनवेडल महोदय ने लोरिया नंदगढ़ स्तंभ लेख पर देखा। ये हमें ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, कौन सा लेख है जो अन्नागार का उल्लेख करता है? तो अन्नागार का उल्लेख कौन सा लेख करता है? महास्थान अभिलेख करता है। कौन सा? महास्थान लेख करता है। इसका उल्लेख महास्थान लेख करता है। किसका? यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने राशनिंग प्रणाली की व्यवस्था लागू की थी, क्योंकि 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था। उसमें क्या है? राशनिंग प्रणाली यानी अन्नागार का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। यानी सीएम ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने अन्नागार या राशनिंग प्रणाली की व्यवस्था की, क्योंकि 12 वर्षों का अकाल पड़ा था। किसके टाइम पड़ा था? यानी चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम क्या है? 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था। इसे बचने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी जनता के लिए अन्नागार यानी राशनिंग प्रणाली की व्यवस्था की। ये हमें ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, यानी 15वां प्रश्न है आज का, कि कौन से ग्रंथ में मौर्यों को वर्सल यानी निमनकुल कहा गया है? यानी कौन सा ग्रंथ है जिसमें मौर्यों को वर्सल या निमनकुल का कहा गया है? तो विशाख दत्त द्वारा रचित एक है मुद्रा राक्षस। विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस में मौर्यों को वर्सल कहा गया है। किसको? मौर्यों को वर्सल कहा गया। यानी इसमें कहा गया है विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस में, विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस में कहा गया है, मुद्रा राक्षस में कहा गया है। किसके द्वारा? यानी विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस में कहा गया है। यानी क्या है? इसमें क्या है मुद्रा राक्षस में कि दरबार में जो भी षड्यंत्र होते थे उसकी जानकारी इसमें दी गई है। यानी दरबार के षड्यंत्रों की जानकारी है। दरबार में षड्यंत्र की जानकारी किसमें है? मुद्रा राक्षस ग्रंथ में है। ये भी ध्यान रखना है। यानी कौन से ग्रंथ में मौर्यों को वर्सल या निमनकुल का कहा गया है? तो विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस में कहा गया है। इसमें क्या है कि दरबार में जो भी षड्यंत्र होते थे उनकी जानकारी इसमें दी हुई है। अगला प्रश्न है 16वां हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से मगध के अंतिम राजा गणानंद को हराया?
यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से मगध के अंतिम राजा गणानंद को हराया? तो चाणक्य की सहायता से, चाणक्य या विष्णुगुप्त या कौटिल्य की सहायता से, यानी चाणक्य की सहायता से, चाणक्य या विष्णुगुप्त या चाणक्य, यानी चाणक्य विष्णुगुप्त या फिर कौटिल्य की सहायता से हराया। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से मगध के अंतिम राजा नंदवंश का राजा गणानंद को पराजित किया था? तो किसकी सहायता से? चाणक्य या विष्णुगुप्त या कौटिल्य की सहायता से पराजित किया। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम समय में अपने प्राण कौन सी पहाड़ी पर त्यागे? तो इसने राजगिरी पहाड़ी पर सलेखना पद्धति से अपने प्राण त्यागे और अंतिम समय में भद्रबाहुआ थे। तो कौन सी पहाड़ी पर? राजगिरी पहाड़ी पर। कौन सी पहाड़ी थी? यानी चंद्रगिरी पर्वत था, सॉरी चंद्रगिरी पर्वत पर, चंद्रगिरी पर्वत था। और इस पर्वत पर क्या है? सलेखना पद्धति से अपने प्राण त्यागे थे। कौन से? सलेखना पद्धति। कौन सी? सलेखना पद्धति से अपने प्राण त्यागे थे। ये हमें ध्यान रखना है विद्यार्थियों। कौन सी पद्धति से? सलेखना पद्धति से चंद्रगिरी पहाड़ी पर सलेखना पद्धति से इसने प्राण त्यागे थे। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला प्रश्न है हमारा कि कौन से विदेशी इतिहासकार ने चंद्रगुप्त मौर्य के लकड़ी से बने महल की प्रशंसा की है? यानी किसने, विदेशी इतिहासकार कौन सा है जिसने चंद्रगुप्त मौर्य के लकड़ी से बने महल की प्रशंसा की है? तो विदेशी इतिहासकार कौन था? मेगस्थनीज ने इनके जो लकड़ी के बने महल है इनकी प्रशंसा की है। किसने? मेगस्थनीज ने इनके लकड़ी के बने महल की प्रशंसा की है। यानी फायान ने इनके लिए क्या कहा था कि ये तो क्या है, मानव कृति नहीं बल्कि देवताओं द्वारा निर्मित है। यानी इन लकड़ी के महलों के बारे में क्या कहा था फायान ने? कि फायान कहता है कि ये तो कोई मानव कृति नहीं है, ये तो कोई देवताओं द्वारा निर्मित है। ये कथन भी लिख लेते हैं। यानी क्या है कि फायान ने क्या कहा? फायान ने कहा कि मानव कृति नहीं, ये महल मानव कृति नहीं बल्कि देवताओं द्वारा निर्मित है। देवताओं द्वारा निर्मित है, इसने ये कहा था। किसने? फायान ने तो कहा था कि मानव कृति नहीं बल्कि देवताओं द्वारा निर्मित है। यह कथन पूछा जा सकता है कि यह किसने कहा था कि ये लकड़ी के बने महल है सीएम चंद्रगुप्त मौर्य के, वो मानव कृति नहीं बल्कि ये देवताओं द्वारा निर्मित महल है। यह कथन किसका है? तो फायान का है। और लकड़ी के बने महलों की प्रशंसा किसने की है? तो मेगस्थनीज हमारा आंसर है। 19वां प्रश्न है, कौटिल्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र कितने खंडों और कितने अध्यायों में विभक्त है? यानी कौटिल्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र है 15 तो खंडों में है और 180 इनमें अध्याय है और संस्कृत भाषा में है। यानी 15 खंडों और 180 अध्यायों में है। ये हमें ध्यान रखना है। और भाषा कौन सी है इनकी? संस्कृत है। भाषा संस्कृत है, ये हमें ध्यान रखना है। कौटिल्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र कितने खंडों में है? यानी 15 खंडों में है और अध्याय कितने हैं? 180 अध्याय है। अगला प्रश्न है,
किसके अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी 6 लाख की सेना की मदद से संपूर्ण जम्बूद्वीप को रौंद डाला? कौन कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी 6 लाख की सेना की मदद से संपूर्ण जम्बूद्वीप को रौंद डाला? तो प्लूटार्क ने कहा था। किसने कहा था? प्लूटार्क ने कहा था। प्लूटार्क कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी 6 लाख की सेना की मदद से संपूर्ण जम्बूद्वीप को रौंद डाला था। संपूर्ण जम्बूद्वीप को रौंद डाला। ये कौन कहता है? प्लूटार्क का कथन है, ये कहता है। 21वां प्रश्न है, सिंहली परंपरा के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य को किस नाम से जाना जाता है? यानी किस नाम से जाना जाता है? सिंहली परंपरा के अनुसार क्या कहा जाता है? किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। इसे कहा जाता है सकल जम्बूद्वीप का स्वामी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सकल जम्बूद्वीप का स्वामी कहा जाता है। जम्बूद्वीप का स्वामी कहा जाता है। ये भी ध्यान रखना है। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहली परंपरा के अनुसार सकल जम्बूद्वीप का स्वामी कहा जाता है। 22वां प्रश्न है, सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को कौन कौन से प्रांत सौंपे थे? तो हमने पढ़ा था, यहाँ पर हमने बात की थी काबुल, कंधार, हेरात, बलूचिस्तान। कौन कौन से? काबुल, हेरात और मकरान, कंधार और बलूचिस्तान। नोट कर लेते हैं कि काबुल, हेरात, मकरान, कंधार और बलूचिस्तान यानी चंद्रगुप्त सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को कौन कौन से प्रांत सौंपे? काबुल, हेरात, मकरान, कंधार और बलूचिस्तान सौंपे। इसके बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको? सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी दान में दिए थे। किसने दिए थे? सीएम ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, यानी सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में देते हैं। 23वां प्रश्न है हमारा, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख की भाषा कौन सी है? तो रुद्रदामन का ये जूनागढ़ अभिलेख है, इसकी भाषा कौन सी है? तो भाषा विद्यार्थियों यहाँ संस्कृत है। कौन सी है? भाषा संस्कृत है। ये भी ध्यान रखना है, कौन सी भाषा है? संस्कृत भाषा है। यानी भारत का यह प्रथम अभिलेख संस्कृत अभिलेख है। यानी रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, ये भारत का प्रथम संस्कृत अभिलेख है। भारत का प्रथम संस्कृत अभिलेख है। कौन सा? संस्कृत अभिलेख माना जाता है। ये ध्यान रखना है। कौन सा? जूनागढ़, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। कौन सा? जूनागढ़ अभिलेख यानी भारत का प्रथम संस्कृत अभिलेख है। हमने क्या पढ़ा आज? पहले हमने 11 प्रश्न किए, चंद्रगुप्त मौर्य के इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। उसके बाद 12वां प्रश्न सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना के द्वारा किसके साथ किया? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया था, क्योंकि ये झेलम नदी के किनारे युद्ध होता है, उसमें सेल्यूकस निकेटर है चंद्रगुप्त मौर्य से हार जाते हैं। हारने के बाद क्या है? एक समझौता होता है, उसमें सेल्यूकस निकेटर अपनी पुत्री हेलेना का विवाह है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर देता है। और चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करने के बाद क्या होता है कि सेल्यूकस निकेटर है इनको काबुल, हेरात, मकरान, बलूचिस्तान, कंधार दान देता है उपहार में। उपहार के बदले चंद्रगुप्त मौर्य भी उनको क्या है 500 हाथी सेल्यूकस निकेटर को उपहार में देता है और इनकी शादी हेलेना से होती है। और 13वां प्रश्न है, न्यूर मौर्यों का राज्य में था, इसको सर्वप्रथम ग्रूनवेल्ड महोदय ने कौन से स्तंभ लेख पर देखा? तो लोरिया नंदगढ़ स्तंभ लेख पर देखा। कौन सा लेख है जो अन्नागार का उल्लेख करता है? महास्थान लेख यानी चंद्रगुप्त मौर्य इन्होंने अन्नागार यानी राजनीतिक प्रणाली की व्यवस्था की और 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ता है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय 12 वर्षों का एक भीषण अकाल पड़ता है। उस अकाल से निपटने के लिए
चंद्रगुप्त मौर्य क्या है, एक रासायनिक प्रणाली यानी अन्नागार की व्यवस्था करता है और इसमें क्या है, अन्नागार का निर्माण करवाने के बाद अपनी स्थिति अपने साम्राज्य की सामान्य हो जाती है। कौन से ग्रंथ में मौर्यों को वर्सल या निबंकुल का कहा गया, तो विशाख दत्त द्वारा रचित एक मुद्रा राक्षस ग्रंथ है, इसमें क्या है, मौर्यों को वर्सल कहा गया है। इस विशाख दत्त द्वारा मुद्रा राक्षस में क्या है, दरबार के जो षड्यंत्र होते हैं उनकी जानकारी दी हुई है। ओके विद्यार्थियों, अगला प्रश्न था, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से मगध में नंद वंश के राजा गणानंद को हराया, तो चंद्रगुप्त यानी चाणक्य या विष्णुगुप्त या कौटिल्य की मदद से, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था और उसके बाद में कुछ समय के लिए बिंदुसार का भी प्रधानमंत्री रहता है, वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। और चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम समय में अपने प्राण कौन सी पहाड़ी पर त्यागे, तो चंद्रगिरी पहाड़ी है उस पर अपने प्राण त्यागे, सलेखना प्रदेश से इसने प्राण त्यागे। अगला प्रश्न था, कौन से ब्रिटिश इतिहासकार ने चंद्रगुप्त मौर्य के लकड़ी के बने महल की प्रशंसा की है, तो मैगस्थनीज ने की है। और फायान ने क्या कहा था, इन लकड़ी के बने महलों के बारे में फायान कहता है कि ये तो कोई मानव कृति नहीं है, बल्कि ये है देवताओं द्वारा निर्मित कोई महल है। और अगला प्रश्न था, कौटिल्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र कितने खंडों और कितने अध्यायों में है, 15 खंड और 180 अध्यायों में निर्मित है और संस्कृत भाषा में है। अगला प्रश्न था, किसके अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी 6 लाख की सेना की मदद से संपूर्ण जम्बूद्वीप को रौंद डाला, तो प्लूटार्क कहता है, प्लूटार्क क्या कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी 6 लाख की सेना की मदद से संपूर्ण जम्बूद्वीप को रौंद डाला था। अगला प्रश्न था, सियानी परंपरा के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य को किस नाम से संबोधित किया जाता है, तो सकल जम्बूद्वीप का स्वामी कहा जाता है। 22वां प्रश्न था, सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को कौन कौन से प्रांत सौंपे, काबुल, हेरा, कंधार, बलूचिस्तान, मकरान प्रांत सौंपे थे। ओके विद्यार्थियों, और 23वां प्रश्न था, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख की भाषा कौन सी है, यानी संस्कृत भाषा है, यानी भारत का प्रथम संस्कृत अभिलेख है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए विद्यार्थियों, आगे हम बिंदुसार के बारे में पढ़ते हैं।